everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी जैसा कि हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. हमने ये समझा हमारी प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर कि बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है. एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं हम, ठीक है. हमारी जो डिजायर्ड जीन है उसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आइसोलेट कर रहे हैं. आइसोलेट करके फिर हम एक वेक्टर के अंदर हमारी डिजायर्ड जीन को अटैच करवा रहे हैं, ठीक है. और फिर उस वेक्टर को हम एक होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं. ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. मतलब जीन को यहाँ से निकालते हैं, किसी तरह से होस्ट के अंदर पहुंचा देते हैं थ्रू वेक्टर, और उस जीन को हम मल्टीप्लाई करवाकर हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. ये है बेटा सारी बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर ये समझा कि क्या क्या औजार चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए हमें इस बायोटेक्नोलॉजी के सारे प्रोसेसेस में, ठीक है. हमने डिस्कस किया अबाउट एंजाइम्स के बारे में. हमने डिस्कस किया कि हमें कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए होंगे. हमने डिस्कस किया अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के बारे में. हमने डीएनए लाइगेज के बारे में डिस्कशन किया. हमने जो पॉलीमरेज एंजाइम उसके बारे में देखा. हमने अल्कलाइन फॉस्फेटेज जैसे कुछ एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन की, ठीक है. उसके बाद हमने बोला एंजाइम्स चाहिए एक तो हमें. दूसरा हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन में ये भी समझा था कि वी नीड सम वेक्टर. वेक्टर क्या करेगा बेटा, जीन जो है हमारी वाली डिजायर्ड जीन है उसको होस्ट के अंदर लेके जाएगा. क्यों लेकर जाएगा? ताकि जो एक होस्ट के अंदर जब मल्टीप्लाई कर सके हमारी जो डिजायर्ड जीन है, ठीक है. और वेक्टर्स के अंदर हमने समझा था द मोस्ट आइडियल वेक्टर दैट इज PBr322. तो आज हम जल्दी से वेक्टर्स के बारे में रिवीजन करेंगे. टुडे वी विल सी कि किस तरह से हम जो PBr322 हमारा जो वेक्टर है, मतलब हमारा जो NCERT का डायग्राम है जिसका, ठीक है, तो हम उस डायग्राम को कैसे याद रख सकते हैं. बिकॉज अक्सर हमें लेबलिंग के लिए डायग्राम आ जाता है, ठीक है, और इन बोर्ड एग्जाम, राइट. और साथ ही साथ हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स को भी डिस्कस किया जब हम वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे. तो आज हमारी उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे. और थर्ड जो हमारा टूल था दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट. ये तीनों चीजें जब हम डिस्कस करने के बाद देन वी विल सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. बट इससे पहले कि जल्दी से कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार ये देखते हैं कि हमें अपने आप को इजीली ऐप के साथ जोड़ना कैसे है, ठीक है. तो इजीली ऐप के लिए जल्दी से करेंगे बेटा, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे. गूगल प्ले स्टोर पे जाके इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, फोन नंबर डालेंगे और अपना अकाउंट कर लेंगे क्रिएट. अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाए फिल कर देंगे. OTP से अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद आपके सामने आएंगे कुछ कोर्सेज और उनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे साइंस या नीट के लिए आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे. और आफ्टर दिस यू विल गेट दिस इंटरफेस. यहाँ आपसे मांगी जाएगी बेटा परचेज अमाउंट जो है हमारा, जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनका जो परचेज अमाउंट है 8,999 रुपीज़. बट हमें क्या करना है, अगर हम इस अमाउंट को पे नहीं करना चाहते, सिंपल से एक काम कीजिएगा बेटा, फ्री इजिली कूपन कोड को कर दीजिएगा एंटर. आपको मिल जाएगा सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री. इस सब कुछ में क्या क्या है, जो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं ये आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है. आपको मिलेगी DPP और साथ ही साथ मिलेगी आपको एनोटेटेड PPT. तो देरी किस बात की, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इजिली ऐप को कीजिए डाउनलोड. और हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का चैप्टर. और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. एज इन आवर प्रीवियस डिस्कशन वी हैव कंप्लीटेड विद द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. थोड़ा सा उनका रिवीजन करेंगे, वेक्टर्स को देखेंगे, फिर हम कॉम्पिटेंट होस्ट को समझेंगे कि एक होस्ट को हम किस तरह से कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो हमारी जो डिजायर्ड जीन है वो ले ले, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल सी ऑल द प्रोसेस. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस हैव अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस डिस्कशन, ठीक है. हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने, मेरे पीछे एक डायग्राम बना हुआ है NCERT का, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है. दिस इज एन आइडियल वेक्टर दैट इज PBr322. हमने समझा था इसका पूरा नाम क्या है बेटा, प्लास्मिड बॉलिवर रोड्रिग्यूज 322,
ठीक है, दिस इज आवर प्लास्मिड। तो प्लास्मिड क्या काम करता है, वेक्टर का काम करता है, इसके अंदर हम हमारी डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज यहाँ पे आती है जो बच्चों को अक्सर कि हमें ये जो सारे इसके ऊपर जो साइट्स हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जो भी इस आइडियल वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, अक्सर बच्चों की ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो आज हम देखेंगे इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ट्रिक है इस पिक्चर को याद करने की, तो आप वो अपनी ट्रिक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यूज करके और बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल जो मेरे पास ट्रिक है हम उसको डिस्कस करते हैं। आपके पास कोई ट्रिक होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो ट्रिक बता देंगे। राइट, चलो बेटा, ये एक प्लास्मिड वेक्टर है PBr322। इसके ऊपर बेटा कुछ साइट्स हैं। देखो, सबसे पहली साइट है ओरी साइट। ओरी साइट का हमने क्या इंपॉर्टेंस समझी थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब भी कोई डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वी नो हमें क्या चाहिए बेटा, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव ये कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स है, PST1, PVU1, EcoRI, CLAD1, HIND3, BAMH1, SAL1, PVU4। आपको PVU दिस इज 2। ठीक है, आपको बेटा इनका पूरे नाम नहीं याद करने, बस कई बार आपको ये पूछ ले जाता है कि ये इस डायग्राम में कौन सी साइट कहाँ पर है। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है BAMH1 वाली साइट पे यहाँ पे हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और यहाँ हमारे पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ये दो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है प्लास्मिड के पास। ठीक है, हमने ये समझा था कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से को हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर हमने दो टाइप के सिलेक्टेबल मार्कर किए थे। वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज करके, और नेक्स्ट था हमारे पास लेगजेड जीन को यूज करके। सिलेक्टेबल मार्कर दो टाइप के थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो ये वाला प्लास्मिड हमारा पर्पस सॉल्व कर देता है। इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। राइट, और यहाँ से हमने इंसर्शनल एक्टिवेशन भी समझा था, और हमने ये भी समझा था कैसे हम इन सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस चीज में किसी भी तरह से डाउट है तो एक बार प्रीवियस वीडियो पे जाके उस लेक्चर को जरूर सुन लेंगे ध्यान से, जिसमें हमने लेगजेड जीन के बारे में भी, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन के बारे में भी डिस्कस किया। लेगजेड जीन के बारे में, लेगजेड जीन को जब हम यूज करेंगे, दैट इज उस प्लास्मिड का नाम है हमारे पास बेटा PUC8। ठीक है, ये होता है PUC8। पूरा नाम क्या है, प्लास्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये नाम आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट नाम याद रखेंगे, मैं लिख देती हूँ, प्लास्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, आपसे पूछा जाए ये जो प्लास्मिड है ये हमारा लेगजेड जीन कैरी करता है, जिसके थ्रू हम क्रोमोजेनिक, जो हमने सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया था क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को, जब ब्लू कॉलोनीज बनी थी। ठीक है, और इस पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने का, ये पूरा प्रोसेस आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए PBr322। हाँ, अब हम बात कर रहे थे बेटा इसको याद रखने का एक तरीका, बहुत सिंपल सा एक तरीका है, बहुत अच्छी सी एक ट्रिक है हमारे पास। देखो, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये जो सर्कल बन रहा है दैट इज अ क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, इस पूरे के पूरे ग्राउंड के ऊपर एक क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो बस अब हमें यहीं से इस मैच से इन सारे सीक्वेंसेस को याद रखना है। देखो, सबसे पहले याद रखेंगे ओरी साइट। ठीक है, ओरी साइट मतलब ओरिजिनल मैच चल रहा है, बहुत ही ओरिजिनल, एकदम बिना किसी मिलावट के ओरिजिनल मैच चल रहा है। राइट, PST1 हमारे एक बहुत ही प्यारे सचिन तेंदुलकर जो है फर्स्ट क्लास के प्लेयर है, प्यारे सचिन तेंदुलकर
कौन से प्लेयर है बेटे? फर्स्ट क्लास के प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। उन्हीं को इस साथ देते हैं हमारे प्यारे वीरू। प्यारे वीरू ये भी बहुत ही एक उम्दा किस्म के खिलाड़ी हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर है। PST1 एंड PVU1 ओरिजिनल मैच चल रहा है, राइट। तो आपने कहां से शुरू किया? आपने यहां से शुरू किया, ठीक है। ओरिजिनल मैच चल रहा है, प्यारे सचिन तेंदुलकर, प्यारे वीरू फर्स्ट क्लास के प्लेयर है, और जो मैच का इकोनॉमिक रेट है वो भी कैसा है? फर्स्ट क्लास। मैच का जो इकोनॉमिक रेट है दैट इज फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का इको रेट है, इकोनॉमिक रेट है, फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक रेट, ठीक है। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास मैच चल रहा है। तो CLA1 दैट इज फर्स्ट क्लास का मैच चल रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? ये 3 कमेंटेटर जो हिंदी में कमेंट्री कर रहे हैं, हिंद 3 हिंदी में कमेंट्री कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का क्लास 1 का मैच चल रहा है। कौन बोल रहा है? हिंदी में 3 कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे हैं। 3 कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का मैच है ये, राइट। और साथ में बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैच है, बहुत अच्छा मैच है, ठीक है। बाम H1 बहुत ही सच्ची में अच्छा है, फर्स्ट क्लास का मैच है, दैट इज बाम H1, राइट। और अचानक से क्या देखते हैं? कमेंटेटर कमेंट्री में बता रहे हैं कि अचानक से क्या होता है, अरे ये क्या, सचिन लौट रहे हैं। सचिन अचानक से लौट रहे हैं। सचिन अचानक से लौट रहे हैं, ठीक है। लौट रहे हैं पहली सेंचुरी बनाकर, फर्स्ट SAL1 पहली सेंचुरी बनाकर सचिन अचानक से लौट रहे हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन 99 पे आउट हो गए और उनको आरोपी करार कर दिया गया। उनको आरोपी, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, और वो ड्रग है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं बेटा, जिनका यूज करने पर सचिन को मैच से बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से सचिन 99 पर आउट होकर वापस लौट रहे हैं, अचानक से लौट रहे हैं। कौन सी ड्रग्स हैं वो? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये आरोप है सचिन के ऊपर, ठीक है। और अब क्या हुआ? अब हमारे प्यारे वीरू डटे हुए हैं मैदान पर, और प्यारे वीरू ने सेकंड सेंचुरी, PVU सेकंड है ना, प्यारे वीरू ने हमारे सेकंड सेंचुरी बना ली है। प्यारे वीरू सेकंड, अभी मतलब डटे हुए हैं, फर्स्ट सेंचुरी बना ली है, उसके बाद वो सेकंड सेंचुरी बनाने की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। प्यारे सचिन तेंदुलकर, प्यारे वीरू हमारे मैच की ओपनिंग के लिए आ रहे हैं। 3 कमेंटेटर्स हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक फर्स्ट क्लास इको रेट का मैच है, बहुत अच्छी क्लास 1 का मैच है ये। हिंदी में 3 कमेंटेटर हिंदी करके कमेंट्री करके बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मैच है। अचानक से हमने क्या देखा कि सचिन लौट रहे हैं पहली सेंचुरी बनाकर। नहीं, हम गलत है, सचिन पहली सेंचुरी बनाकर नहीं, सचिन 99 पे आउट हो गए और उनको आरोपी करार कर दिया गया है ड्रग्स लेने का। कौन सी ड्रग्स? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। और फिर इसके बाद आते हैं हमारे प्यारे वीरू जो सेकेंड सेंचुरी बनाने की तरफ हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो ट्रिक है मुझे भी किसी ने बताई है, तो ये जो हमारी ट्रिक है इसको हम याद करके हम इस जो PBR 322 का जो डायग्राम है उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बेटा इसके बाद हम आते हैं वो वेक्टर्स जो बैक्टीरिया के अंदर यूज होते हैं। वो वेक्टर कौन कौन से होंगे? देखो, प्लास्मिड हमें पता है, प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA दैट इज यूज्ड इन, ये वाले सारे जितने वेक्टर्स हैं बैक्टीरिया के अंदर यूज होंगे। प्लास्मिड्स हो गए। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं बेटा? ये वायरसेस होते हैं
वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं, इवन हम कर चुके हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने ये वाले नाम लिखे थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल। ये सब आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। देन आता है बेटा कोस्मिड। कोस्मिड मिला है बेटा दो चीजों को जोड़कर, कॉस साइट ऑफ फेज, कॉस साइट प्लस प्लास्मिड। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बन गया? कॉस्मिड। ऐसे ही फैगमिड, फैगमिड ये भी क्या है? वेक्टर है, बैक्टीरियोफाज और प्लास्मिड दोनों का कॉम्बिनेशन। दिस इज बैक्टीरियोफाज प्लस प्लास्मिड, दोनों को जोड़ दो तो ये बन जाएंगे आपके क्या बन जाएंगे? दैट इज फ्रैगमिड। एंड व्हाट आर ट्रांसपोसोम्स? दीज आर जंपिंग जीन्स, जिनको हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। जंपिंग जीन, दीज आर जंपिंग जीन्स विच कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे आपके वेक्टर हैं, ये जो भी आपके सारे के सारे वेक्टर हैं, दीज आर यूज्ड इन बैक्टीरिया। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कोसाइट प्लस प्लास्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड प्लास्मिड, और ये क्या है बेटा? जंपिंग जीन्स। ठीक है, ऑल दीज वेक्टर्स आर यूज्ड इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स के अंदर है उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा वेक्टर है, दैट इज TI प्लास्मिड। ठीक है, TI प्लास्मिड का नाम बता दो जल्दी से मुझे, जल्दी से मुझे नाम बता दो। दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। नाम से समझ में आ रहा है बेटा, ये क्या करेगा बेटा? ट्यूमर इंड्यूस करेगा। इसको हम कहां से लेते हैं? एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं बेटा? ये जो देखो, इसको ऐसे समझते हैं, एग्रोबैक्टीरियम TI प्लास्मिड को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। TI प्लास्मिड किसके अंदर मिलता है बेटा? दिस इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ठीक है, दिस इज किसका प्लास्मिड है? ये इसका DNA। ठीक है, और कौन है ये? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा? इसके पास ना एक क्वालिटी है, इसके पास एक DNA है। DNA का एक मतलब ये है, यहाँ पे जीन है इसके पास, दैट इज जो सेल की ग्रोथ को बढ़ाती है। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डिजायर्ड जीन है वो होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज कर दे। ठीक है, बट इस वेक्टर के पास, इसके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के पास एक ऐसा प्लास्मिड है जो जिसके पास है एक tDNA। ठीक है, इट हैज इट्स tDNA, जिसकी वजह से ये सेल्स की ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना, सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करता है। हम यही तो चाहते हैं कि सेल्स जो है जल्दी मल्टीप्लाई करे ताकि जो हमारी डिजायर्ड जीन है वो भी मल्टीप्लाई करे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? हमने इस वाले प्लास्मिड को अलग कर लिया, इसमें से अलग कर लिया, और इसका जो tDNA है उसको हमने रिमूव कर दिया, इज रिमूव्ड। ठीक है, ओके, हमने क्या किया बेटा? हमने ये प्लास्मिड लिया और इसका ये जो tDNA था इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको रिमूव करके ये क्या बन जाता है? हमारा डिसआर्म्ड हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है अब वो नहीं रहती। इसकी जगह हमने क्या किया? हम लेकर आए एक हमारी वाली डिजायर्ड जीन, ये मान लो हमारी वाली डिजायर्ड जीन लेकर आए। ठीक है, अब
इस प्लास्मिड के पास क्वालिटी है कि ये तेजी से नंबर बढ़ाता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी डिजायर्ड जीन है, जब हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी तो ये बन गया बेटा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जैसे ही ये प्लास्मिड मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी है तेजी से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, तो हमारी डिजायर्ड जीन जो है वो भी मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। तो यहां से हमारा ये पर्पस सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, टीआई प्लास्मिड। अच्छा, एक चीज याद रखना, इट इज यूज्ड इन प्लांट्स ओनली, इन प्लांट्स ओनली, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एनिमल्स। इसको हम प्लांट्स के अंदर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और एनिमल्स के अंदर हमने समझा, देखो एनिमल्स के अंदर हमने दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, इसकी हमने बात की, ये किससे निकलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से, और टीआई प्लास्मिड इसको बोलते हैं। जब हम एनिमल्स के अंदर बात कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रिट्रोवायरस, दैट इज आरएनए वायरस। आरएनए वायरस इट इज ऑल्सो अ कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस। कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, दैट इज कैंसर सेल्स के अंदर, कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है ये, अगर हम रिट्रोवायरस को यूज करें। तो हमने क्या किया बेटा, इसको हमने कर दिया डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड का मतलब अब आप समझते हो, मैंने क्या किया था, इसका जो टीडीएनए था इसको मैंने रिमूव कर दिया, मतलब मैंने इस वायरस को डिसआर्म कर दिया, मतलब बिना किसी वेपन के कर दिया, मतलब मैंने इसको निहत्था कर दिया, बिना किसी अपने जो इसके पास काम नहीं कर सकता, मतलब वो वाली जीन हमने इसकी हटा दी। ऐसे ही हमने आरएनए वायरस को क्या करते हैं, हम डिसआर्म्ड कर देते हैं, दिस इज डिसआर्म्ड। और फिर इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हमारी डिजायर्ड जीन को डिसआर्म करने के बाद डिजायर्ड जीन को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और क्या बना देंगे, इसको भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के फिर हम इसको एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर करके हमारे डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होते हैं बेटा हमारे पास ऐसे वेक्टर्स जो दोनों यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो हमने अभी भी क्या समझा, हमने ये समझा बेटा कि ये सारे जो वेक्टर्स हमने यूज किए किसके अंदर, बैक्टीरिया, दैट मीन्स प्रोकैरियोट के अंदर। प्लांट के अंदर हमने किया टीआई प्लास्मिड, एनिमल्स के अंदर हमने किया रिट्रोवायरस। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है वेक्टर्स की, दैट इज यहीं पे लिखते हैं शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स, शटल वेक्टर्स को हम दोनों के अंदर बोथ कैन बी यूज्ड both in prokaryotes and eukaryotes, ठीक है। हम दोनों के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शटल वेक्टर की, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा वेक्टर बताओ जिसको बैक्टीरिया के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐसा वेक्टर जिसको प्लांट के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐसा वेक्टर जिसको दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल के अंदर रिट्रोवायरस। तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस क्लास। तो ये हुआ एक थोड़ा सा और रिवीजन, थोड़ी सी और डिटेल्स के साथ, ओके। अब हमने क्या कर लिया बेटा, अब हमने वेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, हमने सारे एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया। अब हमें करना क्या है, देखो हमने बेसिकली किया क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई सेल है, ठीक है, और उस सेल से हमने क्या किया, एक डिजायर्ड हमारी जीन आ चुकी है। मतलब कहने का मतलब ये कि अब हमारे पास डिजायर्ड जीन, जो भी हमारे पास जीन है, डिजायर्ड जीन है, हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। डिजायर्ड जीन को हमने हमारे वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करके हमने क्या बनवा लिया है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारा काम क्या शुरू होता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं कैसे मल्टीप्लाई कराऊं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो अब इस वेक्टर के थ्रू मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी होस्ट के अंदर, दिस इज होस्ट। अब मेरा काम क्या है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे इसके अंदर ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ
वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मुझे ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी मल्टीपल कॉपीज बनवानी है और इसके लिए मुझे इसको होस्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हमें इस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है, हमें इस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है। ठीक है, ताकि ये हमारी डिजायर्ड जीन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब देखो जीन का मतलब क्या है, डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो, एक मिनट इसको हटाते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने की हम बात कर रहे हैं। अगर ये कोई सेल है बेटा, सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा डीएनए, दिस इज डीएनए। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज आवर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर हमारा है डीएनए। ठीक है, हम अल्टीमेटली अब क्या चाहते हैं, ये जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम प्रिपेयर कर चुके हैं। कैसे किया, मतलब वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड जीन को कट करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर हम वेक्टर को कट करेंगे, फिर हम लाइगेज के थ्रू हमारी जो डिजायर्ड जीन है उसको वेक्टर के अंदर हम शिफ्ट करके हम क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वो वेक्टर क्या करेगा, किसके अंदर लेके जाएगा, होस्ट के अंदर, राइट। तो होस्ट के अंदर जाने के लिए हमें हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। क्या क्या रुकावटें हैं बेटा, सेल है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर ये प्लांट सेल है, फंगल सेल है या बैक्टीरियल सेल है तो तब तो और भी हमारे सामने रुकावट है। हमें क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, इन सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमें पहुंचना है इस न्यूक्लियस तक, राइट। और इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा है हमारा डीएनए। तो हमारा डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए है उसको भी हमें इसके अंदर पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो डीएनए के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उन सब रुकावटों को हटाकर हमें उस होस्ट को बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, ओके। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया बेटा, मान लो मैं अब बात कर रही हूँ कॉम्पिटेंट होस्ट की। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब एक सेल जिसके अंदर मैं अपना डीएनए मल्टीप्लाई करा सकूं। अगर ये एनिमल सेल है और इट कैन बी प्लांट सेल, इट कैन बी अ फंगल सेल, इट कैन बी अ बैक्टीरियल सेल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो अब हमें इन सब बैरियर को हटाने के लिए हमें चाहिए बेटा कुछ एंजाइम्स। अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के पास जस्ट बताओ मुझे क्या होगी, क्या इसके पास कोई सेल वॉल होगी, नहीं होगी। सिर्फ क्या है इसके पास, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा इसके पास, सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है हमें पता है बहुत अच्छे से, जल्दी बोलोगे, प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की। ठीक है, ओके। अब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स कौन से चाहिए होंगे, प्रोटीन्स के लिए हम यूज कर लेंगे एंजाइम प्रोटीएजेस, लाइपिड्स के लिए हम यूज कर लेंगे एंजाइम लाइपेजेस। ठीक है, तो जब हम प्रोटीन्स और लाइपेजेस को यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटीन्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देंगे। हमें क्या करना है, बेसिकली एक ऐसा सेल चाहिए जिसके बाहर बेटा वॉल्स नहीं हो। ठीक है, अब आ जाओ प्लांट सेल के ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लो ये मैंने बनाया बेटा प्लांट सेल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बनाते हैं, ये मान लो मैंने बनाया एक बनाया आपके सामने प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है हमारा डीएनए, है ना। अब प्लांट्स के पास एक चीज और है बेटा, ये जो है सेल वॉल, किसकी बनी होती है सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल वी ऑल नो किस चीज की बनी है, सेलुलोज की।
ठीक है। ये कौन सी, दिस इज सेल वॉल, दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज, और ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए हमें सेल वॉल को भी हटाना पड़ेगा, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल वॉल अगर सेलुलोज की बनी है तो एंजाइम यूज कर लो, कौन सा करोगे, सेलुलेज। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज, जो इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा और हमारे पास आ जाएगा एक प्रोटोप्लास्ट। अ सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, मेम्ब्रेन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, प्रोटीजेज और लाइपेजेज यूज कर लेंगे, राइट। अगर ये फंगल सेल है तो फंगल सेल की जो वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, तो हम यूज कर लेंगे काइटिनेज। प्लांट के अंदर हमने यूज किया सेलुलेज, राइट। बैक्टीरिया के अंदर अगर बैक्टीरियल सेल को किल करना है तो हम यूज कर लेंगे लाइसोजाइम्स, जो पूरा का पूरा बैक्टीरिया ही किल कर देंगे, लाइसोजाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, होस्ट के बाहर जितने भी बैरियर हैं हमारी डिजायर्ड जीन को पहुंचाने के लिए हम उन सारे बैरियर्स को यूज कर रहे हैं। काइटिनेज यूज कर लिया, लाइसोजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑल दिस वी हैव डन सो दैट हमारी जो डिजायर्ड जीन है वो हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा सके, राइट। चलो, तो ये एक स्टेप है कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने की तरफ। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो, चलो एक बार सुनो, एक बार पहले सुनते हैं। अब सीन क्या है बेटा, जो डीएनए है, देखो ध्यान से सुनना जो मैं लिख रही हूँ, जो हमारा डीएनए है, जल्दी से बताओ मुझे डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी जल्दी से ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनको आने नहीं देती है बेटा अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रीट करना पड़ेगा, किसके साथ, कुछ डाइवेलेंट आयंस के साथ, ताकि हम इसको कॉम्पिटेंट बना सके। ठीक है, ये देखो, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज है और क्या है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। वाई, सिंगर एंड निकोलसन का हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स और बीच में है प्रोटीन्स। ठीक है, तो ग्लिसरॉल वाले पार्ट को तो कोई भी मॉलिक्यूल चलो हाइड्रोफिलिक वाला निकल जाएगा, बट फैटी एसिड्स की जो चेन होगी वहां से दैट इज हाइड्रोफोबिक, तो वहां से क्रॉस नहीं कर पाता बेटा जल्दी से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो ये पास नहीं कर पाएगा। अब हमें अगर ये फोर्स करना है कि बैक्टीरिया जो है हमारा डीएन टू टेक अप द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मतलब जो वेक्टर विद अवर डिजायर्ड जीन के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया, ये एक तरह से नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है, मतलब इसके पास अभी कुछ भी चेंज होके नहीं किया है, ये जैसा था वैसा का वैसा है। ये बैक्टीरिया का डीएनए और इसके बाहर क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल को हटाने के लिए हमने यूज कर लिया लाइसोजाइम। तो हम क्या करते हैं, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए, डीएनए को ले ले, इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे स्पेसिफिक कंसंट्रेशन एक डाइवेलेंट आयन जैसे कि कैल्शियम को। देखो ये जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल है इसको हमने ट्रीट किया कैल्शियम क्लोराइड के साथ, जिसकी वजह से हमने क्या किया, डाइवेलेंट आयन के साथ ट्रीट कर दिया और क्या कर दिया, एफिशिएंसी बढ़ा दी, जिसके थ्रू जो डीएनए है वो एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। मतलब हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये हमें पता है प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास क्या है, हमारे डिजायर्ड जीन है। हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर इसको एंट्री करा दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एफिशिएंसी बढ़ा दी ताकि डीएनए है एंटर कर जाए बैक्टीरियम के अंदर थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। डाइवेलेंट आयन से हमने क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए देन कैन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग। अच्छा, ये जो सारे के सारे तरीके हैं, ये हमारे तरीके हैं कि हम किस तरह से जो हमारी जो सेल है उसको हम कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेंट बनाने के, है ना। ओके, तो देखो पहली चीज हमने क्या किया है
नेगेटिवली चार्ज डीएनए, और ये क्या है बेटा, दिस इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। इट कैन नॉट पास थ्रू। हम अब थर्ड जो कैटेगरी थी ना हमारी टूल्स की, होस्ट को हम कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीड्स टू बी ट्रीटेड with some divalent ions, so that इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाए और ये क्या करे, हमारा जो डीएनए है वो अपने अंदर आने दे, ठीक है। डाइवेलेंट आयंस, so that permeability of plasma membrane increases to take our DNA, ठीक है। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा हम ये चाहते हैं कि सेकंड, मतलब हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने देखो प्लाज्मिड को कैसे एंट्री करानी है, उसके लिए हमने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइवेलेंट आयन के साथ ट्रीट कर लिया। दूसरा तरीका हमारे पास आता है बेटा, हम करते हैं एक हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। अच्छा, अब ये जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारी हैं बिना वेक्टर के हम जीन को कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड जीन है, आप ये चाहते हैं कि ये जो हमारी डिजायर्ड जीन है ये जो भी हमारा होस्ट है उसके अंदर एंटर कर जाए बिना किसी वेक्टर के, ठीक है। पहले तो चलो हमने प्लाज्मिड को यूज किया, बट जब हम बिना किसी वेक्टर के हमारी डिजायर्ड जीन को अगर हम सेल के अंदर एंटर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड है हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट देखो एनसीईआरटी के लाइंस है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको हम फोर्स कर सकते हैं इनटू द सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, followed by placing them briefly on 42 डिग्री, पहले आइस पे रखो फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ हीट शॉक, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन द आइस, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेगा, ठीक है। पहले हमने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइवेलेंट आयन से ट्रीट किया, हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया, फिर हमने क्या किया, अब ये जो हमारी डिजायर्ड जीन है इसके साथ हमने सेल को पहले रखा आइस के ऊपर, फिर हमने रखा 42 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट के लिए, फिर आइस पर, ऐसे करते करते सेल के अंदर ये जो हमारा जीन है वो अपने आप एंटर कर जाएगा। प्लाज्मिड ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। देखो दिस इज नोन एज हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। होस्ट को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं बेटा, हमने पहले वेक्टर को डिस्कस किया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जीन जो है वो अंदर चली जाए, और तब हमने ये देखा कि हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट के अंदर सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको बेटा जी प्लेस कर दो ऑन आइस, ठीक है। followed by giving temperature of 42 degrees Celsius for 2 minutes, ठीक है, and again on ice, ठीक है। क्या होगा, पहले आइस फिर हीट फिर आइस, तो इसको बोलते हैं हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। तो इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए will enter into the cell। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो सेल के अंदर एंट्री ले लेगा। कौन सा ट्रीटमेंट है ये, देखो पहले आइस पे रखा,
फिर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 मिनट के लिए दिया, फिर इसको आइस पे रखा। रिजल्ट क्या हुआ, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है दैट हैज एंटर्ड इनटू द सेल, और सेल क्या बन गया, अब हमारा बन गया ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये हुआ बेटा होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए, ठीक है, ओके। अब फिर से कॉम्पिटेंट होस्ट हम बना रहे हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो अब कहते हैं कि ये कोई सिर्फ एक तरीका नहीं है, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट या डाइवेलेंट आयन के साथ ट्रीट करना, दिस इज नॉट द ओनली मेथड टू ट्रांसफर अवर डिजायर्ड जीन इनटू द सेल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम जीन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं सेल के अंदर विदाउट एनी वेक्टर ऑल्सो, राइट, ओके। तो इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, दिस इज नॉट द ओनली वे, इट इज इन अ मैथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। अब आपको याद रखने हैं कौन कौन से मेथड्स हैं विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर द डीएनए विदाउट एनी वेक्टर, या इनको बोलते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ठीक है। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। देखो ध्यान से समझो, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रो इंजेक्शंस। देखो क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं बेटा एनिमल सेल के अंदर। दिस इज यूज्ड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल प्रेफरेबली अ फीमेल एग, प्रेफरेबली अ फीमेल एग। देखो क्या करते हैं हम, मान लो ये हमारे पास बेटा कोई फीमेल का एग है, हमें पता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना दैट इज इसेंट्रिक, थोड़ा सा साइड पे होता है, ठीक है। इसको हम होल्ड करते हैं एक वैक्यूम की हेल्प से। मतलब बेसिकली बात क्या है, एनिमल सेल के साथ अगर आपको डील करना है तो आपको बहुत ही एक्सपर्ट वाला मतलब बंदा चाहिए, प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं वाला काम। दूसरी बात, अगर एक बार एनिमल सेल खराब हो गया तो आपको पूरा 14 डेज तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो एनिमल एग है, जो फीमेल एग है, वो आफ्टर 14 डेज जब ओव्यूलेशन होगा तभी तो एग मिलेगा हमें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करते हैं। नंबर 2, माइक्रो इंजेक्शंस में के थ्रू करते क्या है बेटा, नीडल के थ्रू हमारी जो डिजायर्ड जीन है वो हमें न्यूक्लियस तक पहुंचाना है, ठीक है। और इसके लिए सेल को होल्ड करके, सेल का साइज बहुत छोटा है तो सेल को होल्ड करके रखना है, तो हम एक तरफ क्या लगाते हैं बेटा, वैक्यूम से सेल को होल्ड करके रखते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, थ्रू इंजेक्शन, ठीक है, थ्रू इंजेक्शन हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, थ्रू इंजेक्शन यहां से हम एक नीडल पास करते हैं, एक नीडल पास करते हैं कहाँ तक, न्यूक्लियस के इधर तक, ताकि इसके अंदर हम हमारी डिजायर्ड जीन को पहुंचा सकें, हम हमारी डिजायर्ड जीन को पहुंचा सकें, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या की बेटा, ये एक हमने, ये मेरा इंजेक्शन पता नहीं सही बना के नहीं, ये इंजेक्शन है, ठीक है। कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट मतलब करते हैं, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंजेक्शन। ये कहीं से शायद इंजेक्शन लग नहीं रहा है। नीडल के थ्रू हमने क्या किया, सेल न्यूक्लियस के अंदर हमने हमारी डिजायर्ड जीन को सेंड कर दिया, और ये किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो इंजेक्शंस, ठीक है। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। माइक्रो इंजेक्शन, देखो दिस इज माइक्रो इंजेक्शन। हमें क्या करना है, होल्डिंग पिपेट, मतलब जिसके थ्रू हम क्या कर सके, वैक्यूम क्रिएट करके एनिमल सेल को पूरी तरह से होल्ड कर सके, दैट इज होल्डिंग पिपेट। ये हमारी देखो ये इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन। इस नीडल से हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए कहाँ पहुंचा दिया बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। ये सारा साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये इस तरह से माइक्रो इंजेक्शन वर्क करते हैं, राइट। आई होप हमें माइक्रो इंजेक्शन समझ में आया। एक और तरीका है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर का in the nucleus of an animal cell. In another method जो कि plants के लिए suitable है, cells को bombard किया जाता है high velocity micro particles of gold और tungsten coated with DNA in a method known as biolistic or gene gun method. This is gene gun बेटा, this is gene gun. Plants के अंदर हम इसको bombardment करेंगे, जैसे bullets। देखो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं बेटा, See what we are doing. हम दूसरा मेथड हमने पढ़ा जीन गन, जीन गन, और इसी का ही दूसरा नाम है
बायोलिस्टिक्स। देखो क्या किया, मान लो बेटा ये मेरे पास है डीएनए, दिस इज डीएनए, ठीक है। इसके अराउंड मैंने क्या किया, गोल्ड की इसके अराउंड प्लेटिंग कर दी, ठीक है। ये क्या बन गई, टंगस्टन भी हो सकता है। ये क्या बन गई बेटा, एक बुलेट बन गई। अब दिस इज एक्टिंग एज अ बुलेट, दिस इज एज अ बुलेट। तो अब इस बुलेट को हम गन की हेल्प से शूट करेंगे, ठीक है। और स्पीड क्या रहेगी, गन की जो स्पीड रहेगी 1400 फीट पर सेकेंड हम इस स्पीड से क्या करेंगे, बुलेट को प्लांट के अंदर बम्बार्ड कर देंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जो स्पीड है ना तो इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो, कम होगी तो बुलेट हमारी अंदर जाएगी नहीं। डीएनए वाली बुलेट किसकी बनी है बेटा, डीएनए, जिसके अराउंड गोल्ड या टंगस्टन की हमने कवरिंग दे दी। तो इससे ज्यादा स्पीड होगी तो बाहर निकल जाएगी सेल के, और कम होगी तो जाएगी नहीं। तो इसको बोलते हैं बेटा बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। देखो दिस इज जीन गन, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, हमने प्लांट्स के अंदर इसको शूट करेंगे, बम्बार्ड करेंगे। तो दिस इज डीएनए कोटेड विद टंगस्टन, दिस इज डीएनए कोटेड विद टंगस्टन या गोल्ड भी हो सकता है। हम इस सेल के अंदर इसको पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, दैट इज, तो होस्ट के अंदर हमने हमारी जीन जो है पहुंचा दी, दैट इज बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। और एक लास्ट मेथड है जिसके बारे में पहले भी समझ चुके हैं, दैट इज डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, डिसआर्म्ड का मतलब इनको बिल्कुल मतलब जो इनके वेपन्स है वो खत्म कर दो, निहत्था कर दो इनको। Which when allowed to infect a cell, जैसे कि हमने TI प्लाज्मिड को डिस्कस किया, हमने उसको डिसआर्म किया और उसको अलाउ किया कि जाके प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करे और ट्रांसफर कर दे हमारे जो रिकॉम्बिनेंट, मतलब डिसआर्म का मतलब हमने उसकी जो टीडीएनए को रिमूव किया था TI प्लाज्मिड के। देखो एक बार ध्यान से समझो, हमने क्या किया बेटा, TI प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया, मतलब टीडीएनए रिमूव किया, उसकी जगह हमने हमारी डिजायर्ड वाली जीन को इंसर्ट किया। और अब हम ये बोलेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम जाके प्लांट को इन्फेक्ट कर दे। अब इन्फेक्ट करेगा तो इसका प्लाज्मिड प्लांट के अंदर गया, प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो हमारी डिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। ओके, अब देखो तो हमने क्या समझा, recombinant DNA into the host. Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, हमने क्या किया बेटा, सारे के सारे टूल्स डिस्कस कर लिए recombinant DNA टेक्नोलॉजी के। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम recombinant DNA टेक्नोलॉजी का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है हम उसको समझ सकेंगे, ठीक है। इनमें से देखा तो बेटा हीट शॉक ट्रीटमेंट, माइक्रो इंजेक्शंस, या एक चीज और हम लिख सकते हैं, ये जो मेथड्स है ना बेटा, दीज आर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। देखो ये जो मेथड है कौन कौन से हमने डिस्कस किए, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। ये क्या है बेटा, बिना वेक्टर के वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। ये जो है बिना वेक्टर के हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट से हम हमारी डिजायर्ड जीन को सेल के अंदर पहुंचा सकते हैं, राइट, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। और हम क्या कर सकते हैं, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, और क्या हो सकता है, माइक्रो इंजेक्शन जो है वो भी वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर है। ये भी क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ये भी, ठीक है। ये भी क्या है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। ये दोनों ही वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर है, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। यहाँ आप क्या कर सकते हो बेटा, और कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। देखो हम और मेथड्स भी डिस्कस कर सकते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में ही, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बट आई थिंक हमें करना चाहिए। ऐसा करो, जो सेल है जिसके अंदर हम हमारी डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक बीकर लो, ठीक है। इस बीकर के अंदर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। क्या करो, ये मान लो आपका सेल है और ये वाली है आपकी बेटा डिजायर्ड वाली जीन। इन सभी को आप किस में रख दो, इसमें एक केमिकल डाल दो इस सॉल्यूशन में, दैट इज कौन सा केमिकल, PEG,
that is polyethylene glycol. polyethylene glycol. इसके अंदर अगर आप रखा रहने दोगे थोड़ी देर सेल को और जीन को, तो जीन विल एंटर इनटू द सेल, हमारी डिजायर्ड जीन। ये भी कैसा ट्रांसफर हुआ, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। या आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक वोल्टेज है ना, हम क्या कर सकते हैं, एक तो मेथड हो गया बेटा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का, माइक्रो इंजेक्शंस का, बायोलिस्टिक मेथड जो गन का है। दूसरा आप कर सकते हो इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी करंट for a very short time, that will lead to pores in the membrane, pores हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, and desired gene will enter ऑटोमेटिकली अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किए हैं सारे बेटा, ये हमने किए हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। कॉम्पिटेंट होस्ट हमने बना लिया, डाइवेलेंट आयन से ट्रीट किया। तो कैसे वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं वो हम देख चुके हैं। बैक्टीरिया के अंदर हमने बहुत सारे वेक्टर्स डिस्कस किए। प्लांट्स के अंदर हम टीआई प्लाज्मिड यूज कर लेंगे। एनिमल्स के अंदर हम क्या यूज कर लेंगे, एनिमल्स के अंदर हम रिट्रोवायरस यूज कर लेंगे। और शटल वेक्टर जो है वो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट, दैट इज यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर हम यूज कर लेंगे। बट अगर बात आती है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर की, तो आप क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शंस ले सकते हैं, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और बायोलिस्टिक गन का मेथड यूज कर सकते हैं, पैग को यूज कर सकते हैं, पीईजी वो वाला पैग नहीं, ठीक है, दिस इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। या आप इलेक्ट्रोपोरेशन से भी ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अब हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, हमें अब पूरा जो प्रोसेस, मतलब अब हम रेडी हैं। देखो बेसिकली क्या है, साइंटिस्ट को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को समझने के लिए सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। हमने एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया, हमने वेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, हमने होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाए वो डिस्कस कर लिया, और हमने वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो कंटिन्यूएशन रहेगी वो ये रहेगी, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है डीएनए टेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी में, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह हम एग्जीक्यूट करते हैं लैब्स के अंदर, वो सारा प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। with this it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.